हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कि किस तरीके का जो है पेपर पूछा गया था, फर्स्ट कैसा रहा, सेकंड किस तरीके का आया। तो तीनों शिफ्टों की हम बात करेंगे कि तीनों शिफ्टों में जो है पेपर में क्या क्या जो था पूछा गया था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। ओके, तो चलिए पहले हम बात करेंगे सिंपल पेपर 1 की, जो तीनों में पैटर्न सेम ही था, कुछ भी जो था वहाँ से अलग नहीं था। तो देखिए फर्स्ट पेपर में अगर मैं बात करूँ तो 5 जो है पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में जो है क्या क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल वैसे ही थे, पैटर्न वैसा ही था जैसे आपने मेल का पेपर हुआ था सोशल साइंस का, बिल्कुल वही पैटर्न था, वही उसी तरीके के क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। तो आप रीजनिंग को जो है इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी थे, कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम आपका ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, शेडो से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन हो गया, इमेज बेस्ड आपको 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो इमेज बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, इमेज बेस्ड। और इसके अलावा जो हमारे बचते हैं फिर वही डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोइज्म, इन्हीं टॉपिक से जो है घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। सीरीज में ही आप 3 से 4 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके, दो क्वेश्चन वही आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और 1-2 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का देखने को मिलेगा। ओके, तो वही जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं है। और जैसे आपने तैयारी की हुई है बिल्कुल आपकी सही होगी, क्योंकि आपने पहले के जो पेपर देखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो है आप फर्स्ट पेपर की तैयारी रखिए। ओके, चलिए अभी बात करते हैं हम मैथ्स की। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स भी अगर मैं कहूँ तो इजी टू मॉडरेट ही था, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट निकल सकते थे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे घुमा कर दे दिए जाते, चाहे वो बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो, ट्रेन का क्वेश्चन हो, तो ये थोड़े से घुमा कर दे दिए जाते हैं, या SICI का क्वेश्चन है और स्पेशली मेंसुरेशन की जो क्वेश्चन है वो घुमा कर दिए जा रहे हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, DI आपको देखने को मिलेगी 2 से 3 मार्क्स की। इसके अलावा बोर्ड से क्वेश्चन आया है, ट्रेन का भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, एवरेज का भी है, रेशो का भी है, मींस टॉपिक वही पूछे गए हैं। और इसमें से मींस आप 11 से 12 क्वेश्चन जो है इजीली मैथ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो 6-7 क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा घुमा कर दिए गए हैं, तो वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं निकलने में। अदरवाइज आप 11 to 12 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको मैथ्स में नहीं होगी। बिल्कुल वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। चलिए तीसरा हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जैसा आपके जो पहले पेपर हो चुके हैं, टीजीटी सोशल साइंस का, मेल का भी हुआ है और भी बहुत सारे पेपर हुए हैं, तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। और इजी था, हिंदी बहुत इजी आती है। हिंदी में आप इजीली 18 to 19 क्वेश्चन, 19 नहीं तो 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। आप 18 मार्क्स जो है हिंदी में जरूर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए वर्ड्स की थोड़ी हो जाती है, किसी को अगर वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली इजी है, लेकिन जिसकी वोकैब अच्छी नहीं है तो उसको तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एंटोनिम सिनोनिम्स करने में। अदरवाइज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, इडियम फ्रेज का पता लगा सकते हैं, वो ईजी आते हैं। ओके, फिर जो पैसेज आता है वो भी आपको ईजी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो जंबल सेंटेंस होते हैं वो भी जो है ईजी होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप मान के चल सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है तो इन्हीं में आ सकती है, जो एंटोनिम सिनोनिम्स है, या फिर जो रिप्लेस करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना एरर फाइंडिंग के, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इंग्लिश ठीक ठाक थी। ओके, चलिए अभी हमारा जो रह गया है वो रहेगी GS। ओके, तो GK में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो GK में ऐसे कहूँगी कि आप इजीली 9 से 10 क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन बचेंगे, या आप उसमें तुक्का लगाना चाहे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि लगाएं, बाकी ना ही लगाए तो बेटर है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आपने अभी PGT के रिजल्ट्स भी देखे होंगे, नेगेटिव मार्किंग जो हो रही है वो 0.25 से ज़्यादा की जा रही है। तो जितना आप नेगेटिव कम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप ये मान के कर रहे हैं कि अगर मेरे 10 के 10 क्वेश्चन भी गलत होते तो आपके सिर्फ 2 नंबर कटेंगे,
ठीक है, 2 नंबर 10 में से अगर 2 ठीक हो जाते हैं और 8 मेरे गलत हैं तो सिर्फ 2 ही मार्क्स तो कट होंगे, बट ऐसा नहीं है, जितना नेगेटिव आप ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं। आप बच्चों के अगर देखेंगे ना पीजीटी में, तो पीजीटी में किसी के 200 नंबर बन रहे थे तो उनके सिर्फ 110 नंबर आए हैं, ठीक है, और ये 200 नंबर उनके खुद से उन्होंने कट करके बताए थे कि हाँ उनके जो है कट होके मार्क्स 200 बन रहे थे, बट उनके मार्क्स 110 आए। तो जितना कम आप जो है कर सकते हैं ना नेगेटिव, उतना कम करिए, ठीक है। तो जो बिल्कुल आपको आता है ना कि एग्जैक्ट इसका आंसर यही है, सिर्फ वही कीजिए, बाकी तुक्कों पे मत जाइएगा, ओके। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया, ये सभी में सेम ही था, तीनों शिफ्टों का अगर मैं बात करूं तो तीनों शिफ्टों में बिल्कुल सेम ही था। चलिए अभी बात करते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी मैं बता देती हूं तीनों के बारे में एक बार में। इजी टू मॉडरेट थी, मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, और कुछ क्वेश्चन भाई आप मान सकते हैं 70-30 या 60-40 का रेशो लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि 90 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, 10 की टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है, तो इसमें से आप मान सकते हैं 60-30 कर लीजिए, 60-30 की 30 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा, लेकिन 60 क्वेश्चन आपके ईजी ही आपको मिलने वाले हैं, ओके। तो ये आप कह सकते हैं इसमें, ओके। और दूसरी चीज़ एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन आए थे 6 to 9। इकोनॉमिक्स जो थी वो 11th-12th से ही पूछे गए थे पूरी की पूरी, ओके। और ज़्यादा फोकस किस पे रखा गया, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए, रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो वो हम 1 by 1 करके जो है देखते हैं टॉपिक्स की क्या क्या जो थे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ही, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिले। तो देखते हैं 1 by 1 की क्या क्या जो था वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आए थे, और तीनों ही शिफ्टों में जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, आगे है रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन था। इसके अलावा यूएन के बारे में कोई क्वेश्चन था, यूएसए इंडिपेंडेंस के बारे में था। इसके अलावा फासिज्म इन इटली, फासीवाद जो था इटली में उससे रिलेटेड था कुछ, फासिज्म इन इटली। इसके अलावा बोलीविया से संबंधित कोई क्वेश्चन था, ट्रीटी ऑफ वर्सिली, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, यहाँ से भी जो था एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा गया, फासीवाद आपको पता है इटली में था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, बोलीविया से संबंधित हो गया। एक क्वेश्चन था नेपाल के राजतंत्र से, नेपाल के राजतंत्र से संबंधित था। और इसके अलावा यूएसए स्वतंत्र कब हुआ, ये हो गया। वर्साई की संधि थी, ये वर्साई से में ही आ जाएगी, वर्साई की, ठीक है। मतलब संधियों से जो है क्वेश्चन आए थे, यूएनओ से क्वेश्चन भी था, यूएनओ से भी था एक क्वेश्चन, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिला, वेट, ओके, यही थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेनली यही टॉपिक जो थे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अब बात आती है इंडियन हिस्ट्री की, कि इंडियन हिस्ट्री से जो है क्या क्या पूछा गया था। इंडियन हिस्ट्री से देखिए चंपारण मूवमेंट आया था, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उससे रिलेटेड था। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। गवर्नर जनरल का कोई कार्यकाल पूछा गया था कि इससे इस तक जो था कौन गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन था। ब्रह्म समाज से भी क्वेश्चन आया था। भगत सिंह और सुखदेव से संबंधित भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया वो था तेभागा आंदोलन, कि किससे ये संबंधित है, ठीक है। चंपारण हो गया। इसके अलावा बारदोली जो सत्याग्रह था उससे संबंधित था। जो वायसराय पूछे गए थे ना, ये कार्यकाल ये पूछा गया था 1899 से लेकर 1905 तक जो था वायसराय कौन था, उसके बारे में जो था क्वेश्चन पूछा गया था। एक और था नेपाल से संबंधित था कोई, कि नेपाल में प्रथम चुनाव कब हुए थे, नेपाल में प्रथम चुनाव जो थे ये कब हुए थे, ठीक है। तो और इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो भी रहे उस सभी से जो थे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री से है।
हिस्ट्री से यही सब जो था पूछा गया था। ठीक है, ओके। शहीदी दिवस से भी क्वेश्चन आया है। सोशलिज्म, शहीदी दिवस, सोशलिज्म। इसके अलावा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो गया। मीन्स आप कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जो आया है वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया है। अब आपको पता है मूवमेंट वगैरह जो थे, क्रांति वगैरह या गवर्नर जनरल वगैरह, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में थे, तो वो ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेनली यही जो है पूछी गई है इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा। ठीक, चलिए उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है फिर पॉलिटी। देखते हैं पॉलिटी में जो है क्या क्या पूछा गया है। देखिए पॉलिटी में बात करूं मैं तो पॉलिटी से क्वेश्चन आया आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल जो था राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया था, मतलब आर्टिकल आ ही रहा है जो याद है, राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई अनुच्छेद जो था पूछा गया था। उसके अलावा गवर्नर जनरल की समय अवधि पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से, समान आचार संहिता से क्वेश्चन आया था। ठीक है, संसद से रिलेटेड आर्टिकल थे, मतलब आर्टिकल वही राष्ट्रपति, संसद, आर्टिकल सभी इम्पोर्टेंट है, किसी को आप छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग से कोई संबंधित क्वेश्चन था। ठीक, और संवृत्ति सूची से था आई थिंक क्वेश्चन, या सूची से कोई क्वेश्चन था, राज्यसभा और लोकसभा को कौन सी सूची में बांटा गया है। उच्च न्यायालय से रिलेटेड भी आर्टिकल आया था, तो सारे आर्टिकल जो है आप पढ़ के जाइएगा, उच्च न्यायालय से था आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी में पूछा गया था कैग का भी आर्टिकल जो था एक शिफ्ट में आया है, कैग से रिलेटेड आर्टिकल। कंकरेंट लिस्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, समृद्धि सूची का भी जो है आया है। शेड्यूल 7 और 8 पूछा गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट तो आई ही है। इसके अलावा पॉलिटी से पूछा गया पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद किससे बनती है? संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो कुछ इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। ठीक है, नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी जो है एक शिफ्ट में क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाए। बेसिक नहीं कहूँगी मैं, टॉपिक बेसिक है लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ही जो है पॉलिटी का रखा गया था। ओके, तो थोड़ा सा डीप पढ़ के जाइएगा इसको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स इनको अच्छे से, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता है 36 से लेकर 51 तक है, तो आपको बस इतना याद नहीं रखना है 36 से 51 किस में क्या क्या है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये क्योंकि हम जो है मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम नहीं पढ़ते हैं, या फिर जैसे मौलिक कर्तव्य है, उनमें से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको दे सकते हैं, वो तो उनको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, ओके, बस यही था मेन लोकसभा, राज्यसभा, या फिर प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, समान आचार संहिता, पंचायती राज सिस्टम हो गया। तो मेन यही टॉपिक्स जो थे पूछे गए थे, और इन्हीं में से बार बार पूछा जाएगा आर्टिकल। फिर जैसे इसमें कुछ आर्टिकल पूछे गए, उसमें कुछ और पूछ लेगा आपसे, तो यही रहेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। जियोग्राफी में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। इसमें वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट की जो है हाईएस्ट पीक पूछी गई थी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया था। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ब्लैक सोयल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा एयरपोर्ट से आया था, क्रॉप, दर्रे पास जो होते हैं उनके बारे में, हाई टाइड एंड लो टाइड, इनसे संबंधित था एक क्वेश्चन। 2004 की सुनामी से संबंधित था। क्या हुआ था सुनामी के कारण? जो पोर्ट जो अपना दक्षिणतम बिंदु था भारत का, वो डूब गया था ना 2004 की सुनामी में, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया होगा। मे बी ये भी आया हो, पक्का नहीं पता है, बट इससे रिलेटेड कोई आया था। ठीक है, उच्चतम कपास निर्यातक पूछा गया था।
इसके अलावा सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा, चीन के बाद भारत आते हैं। ठीक है, तो वो तो बाकी डिपेंड करता है उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से भी एक क्वेश्चन आया है, आग्नेय चट्टान मतलब शैलो से भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन देखने को मिला एक शिफ्ट में। तो ये मैं तीनों शिफ्टों का जो है आपको साथ साथ बता रही हूँ, तो कुछ टॉपिक्स किसी उसमें से है, कुछ किसी उसमें से। ठीक है, इसके अलावा जो पूछा गया सोयल मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बता दिया है। हाँ ये तो, इसके अलावा जो पूछा गया रेशेदार फसल कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। मतलब क्रॉप से संबंधित ये क्वेश्चन आया था, रेशेदार फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, एक आया था उष्ण कटिबंधीय जो भी वन होते हैं ना, पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय वन, तो उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन था। डेल्टा से संबंधित था, रिवर से संबंधित आया कि कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख जो है बनाती है, या कुछ इस तरीके से करके कोई क्वेश्चन था। दर्रे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी, एयरपोर्ट बता दिया, मैचिंग का था एयरपोर्ट का क्वेश्चन। ठीक है, मैच करना होगा ना कि कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। ओके, तो ये जो थे सारे पूछे गए थे। दक्षिण घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको पहले ही बोली है। ठीक है, दक्षिण की कह सकते हैं आप। ओके, इसके बाद बात आती है जो हमारा बचता है, वो बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से और देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। और इकोनॉमिक्स जो है मेनली 11th और 12th से ही पूछी गई थी। 9th 10th में तो आपको बताया बिल्कुल ईजी से चीज़ें आती है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो वो नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा 11th 12th पढ़ के जाइएगा इकोनॉमिक्स में। चलिए इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं क्या क्या जो था पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स में देखिए जो टॉपिक पूछा गया वो रेपो रेट से रिलेटेड। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट जो होते हैं सारे पढ़ के जाइएगा। SLR हो गया। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इनकम से कोई क्वेश्चन था, नेशनल इनकम से, RBI से क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान हो गया, फ्री मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स से SLR, इसी में आती है ना टर्म, CRR हो गई। ठीक है, पर्सनल इनकम, या नेशनल इनकम। ठीक है, एक पब्लिक बैंक चूज़ करना था, कोई लिस्ट दी गई थी, इनमें से पब्लिक बैंक कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो NCERT बेस्ड जो थे मेनली क्वेश्चन थे। ठीक है, 11th 12th करके जाइएगा, अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वही बताया कि कुछ क्वेश्चन तो देखिए आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे ही लगेंगे, और वो सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, सभी को लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा बाजार से संबंधित कोई क्वेश्चन था। RBI की मौद्रिक नीति पूछी गई थी। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है MSP, हाँ, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन जो था एक शिफ्ट में देखने को मिला था। तो ये इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब बात आती है टीचिंग पेडागोजी की, टीचिंग मैथोडोलॉजी की। तो टीचिंग मैथोडोलॉजी इजी ही आई थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे। 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस को करने में नहीं होगी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, मान लीजिए किसी का जैसे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह का जो पूछ लिया जाए ना कि ईयर कौन सा था, तो वहाँ पर देखिए ऑब्वियसली मुश्किल आती है। अदरवाइज वैसे स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन है, सिंपल हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, 7 से 8। बाकी ज़्यादा टीचिंग मैथोडोलॉजी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ के जाइए आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो बेटर है आप वहाँ पे उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड देन आंसर कीजिए। ठीक है, तो 7-8 आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। तो ये था कंप्लीट रिव्यू। और लास्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ फिर भी कि नेगेटिव जितना कम हो सकता है उतने करिए। ठीक है, जितना हो सकता है कम करिएगा। जो आपको आता है ना कि हाँ भाई ये आपको पता है, ये आप श्योर है इसमें कि आप ये इसका आंसर होने वाला, आप वही आंसर कीजिए, क्योंकि फिर वो टीजीटी में भी यही करेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर वो उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि पेपर जो है वो इतनी ज़्यादा शिफ्टों में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जब की जाएगी तो ऑब्वियस है नेगेटिव मार्क्स के कारण वहाँ पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो जितना कम हो जाए, कम हो सके उतने नेगेटिव कम कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा जिसका आगे पेपर है। थैंक यू सो मच।